अस्सलाम वालेकुम। प्रोनाउंस यानी इसमें ज़मीर अंग्रेज़ी ग्रामर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन इनमें से दो किस्में ऐसी हैं, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो महाटेट जैसे इम्तिहानात में अक्सर सबको परेशान करती हैं। जी हाँ, ये वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो चलें, आज इनको इतनी आसानी से समझते हैं कि आइंदा कभी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम इसमें ज़मीर की इस पहेली को समझेंगे जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के दिलचस्प आईने वाले असर यानी मिरर इफेक्ट को जानेंगे। फिर कुछ दिलचस्प सवालात से अपनी समझ को आजमाएंगे और आखिर में इन तमाम उसूलों का एक वाज़ेह ब्लूप्रिंट बनाएंगे जो हमेशा काम आएगा। हु और हुम, हाँ, ये दो अल्फाज अक्सर एक पहेली की तरह लगते हैं, है ना? कब कौन सा इस्तेमाल करना है, ये उलझन बहुत आम है, लेकिन असल में इनके पीछे एक बहुत सादा सी मंतिक है। आइए उस मंतिक को समझते हैं ताकि इम्तिहान में पूरे एतमाद के साथ सही लफ्ज़ का इंतखाब किया जा सके। तो आइए अपने पहले बड़े मौजू की तरफ बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। इनका काम बहुत दिलचस्प है। ये ग्रामर के वो पुल हैं, वो कनेक्टर्स हैं जो हमारे जुमलों को आपस में जोड़ते हैं और हमारी बात में गहराई और वजाहत पैदा करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन आखिर करता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा ख़ास ज़मीर है जो अपने से ठीक पहले आने वाले इस्म यानी नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए एक नए जुमले या फ्रेज़ को उससे जोड़ देता है। आसान अल्फाज में ये एक मालूमाती पुल का काम करता है जो एक ख्याल को दूसरे से जोड़ता है। अब इस टेबल पर गौर करें। यहाँ 3 अहम रिलेटिव प्रोनाउंस का मुवाजना किया गया है। हु हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जुमले में काम करने वाला यानी फाइल सब्जेक्ट हो। मिसाल के तौर पर द बॉय हु इज सिंगिंग, गाने का काम कौन कर रहा है? लड़का, इसलिए हु इस्तेमाल हुआ। दूसरी तरफ हुम भी इंसानों के लिए है, लेकिन जब उन पर काम हो रहा हो यानी वो मफूल ऑब्जेक्ट हो, जैसे द गर्ल हुम आई मेट, यहाँ मिलने वाला मैं हूँ और लड़की वो है जिससे मिला गया। आखिर में विच का इस्तेमाल जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए होता है, जैसे दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। अच्छा, हु और हुम के दरमियान फ़र्क तो वाज़ेह हो गया, लेकिन एक और रिलेटिव प्रोनाउन है जो इम्तिहान के हवाले से बहुत बहुत अहम है। वो है दैट, और उसके इस्तेमाल के कुछ ख़ास उसूल हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। ये है वो क्लीदी नुक्ता जिसे याद रखना है। जब भी किसी जुमले में ये मखसूस अल्फाज आएँ, ऑल, ओनली, द सेम या नन, तो इनके फ़ौरन बाद हु या विच नहीं, बल्कि हमेशा दैट इस्तेमाल होगा। ये एक पक्का उसूल है। जैसे मशहूर कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब चलते हैं प्रोनाउंस की दूसरी अहम किस्म की तरफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको समझने का बेहतरीन तरीका आईने के असर से है। ये वो ज़मीर हैं जो तब इस्तेमाल होते हैं जब जुमले में काम करने वाला यानी फाइल और जिस पर काम हो रहा है यानी मफूल एक ही शख्स या चीज़ हो। इनकी पहचान बहुत आसान है। ये वो ज़मीर हैं जिनके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स। इनका बुनियादी काम अमल को वापस फाइल की तरफ मुनकिस करना है, बिल्कुल एक आईने की तरह जो अक्स को वापस उसी की तरफ मोड़ देता है। यहाँ एक बहुत अहम उसूल सामने आता है। अंग्रेज़ी में कुछ ख़ास अफ़ाल यानी वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद अगर कोई और मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। इस मिसाल को देखिए, बाईं तरफ का जुमला है ही एंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशन। यहाँ कुछ अधूरा लग रहा है ना? उसने किस चीज़ को एंजॉय किया? चूंकि यहाँ कोई वाज़ेह मफ़ऊल नहीं है, इसलिए अमल नामुकम्मल है। इसीलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सही जुमला है ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। अब ये मुकम्मल है। ये वो चंद अफ़ाल हैं जिनके साथ अक्सर ये इसूल लागू होता है। एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, अडेप्ट। जब भी ये इफ़ाल जुमले में आएँ और इनके बाद कोई दूसरा मफ़ूल मौजूद ना हो तो याद रखें कि फ़ाइल के मुताबिक एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर आएगा। ये इम्तिहान में अक्सर पूछा जाने वाला नुक्ता है। और एक बहुत आम गलती जिससे बचना ज़रूरी है, कभी भी कोई जुमला माई सेल्फ या किसी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू ना करें। ये ज़मीर फाइल यानी सब्जेक्ट का किरदार अदा नहीं कर सकते।
مائی سیلف از اے ٹیچر کہنا گرامر کے لحاظ سے بالکل غلط ہے. صحیح جملہ ہمیشہ آئی ایم اے ٹیچر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے اصول تو سیکھ لیے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنے یاد ہیں. آئیے مل کر کچھ سوالات حل کرتے ہیں تاکہ یہ اصول ذہن میں پکے ہو جائیں. تیار ہیں؟ پہلا سوال بہت مشہور ہے. all dash glitters is not gold. اس خالی جگہ میں which آئے گا یا that؟ ذرا all والا اصول یاد کیجئے. بالکل درست. جواب ہے that، کیونکہ ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ جب بھی لفظ all آئے گا تو اس کے بعد ہم ہمیشہ that کا استعمال کریں گے. شاباش، اگر آپ کا جواب درست تھا. دوسرا سوال، اس جملے کو درست کریں. مائی سیلف از اے ٹیچر. ابھی ہم نے اس سے متعلق ایک اصول پر بات کی ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ زبردست. صحیح جواب ہے آئی ایم اے ٹیچر. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ ریفلیکسو پروناؤن جیسے مائی سیلف سے شروع نہیں ہو سکتا. اس کی جگہ ہمیشہ ایک سبجیکٹ پروناؤن جیسے آئی استعمال ہوتا ہے. اور آخری سوال، ہی انٹروڈیوسڈ ڈیش ٹو دا پرنسپل، یعنی اس نے پرنسپل سے تعارف کروایا. ذرا سوچئے کہ یہاں عمل کس پر ہو رہا ہے. اگر آپ نے ہم سیلف سوچا تو آپ بالکل صحیح تھے. یہاں تعارف کروانے والا ہی ہے اور جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ بھی خود وہی ہے. چونکہ فاعل اور مفعول ایک ہی ہیں، اس لیے ہم ریفلیکسو پروناؤن ہم سیلف کا استعمال کریں گے. بہت خوب، ہم نے نہ صرف اصولوں کو سمجھا بلکہ ان کو استعمال کر کے بھی دیکھا. تو آئیے اب ان سب سے اہم نکات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. یہ آپ کی کامیابی کا گرامر بلو پرنٹ ہے. تو یاد رکھنے والے 4 اہم ترین اصول یہ ہیں. پہلا، انسانوں کے لیے ہو فاعل کے طور پر اور whom مفعول کے طور پر استعمال کریں. دوسرا، all, only اور the same جیسے الفاظ کے بعد ہمیشہ that کا استعمال کریں. تیسرا، enjoy جیسے افعال کے بعد اگر کوئی دوسرا مفعول نہ ہو تو ریفلیکسو پروناؤن لگانا لازمی ہے. اور آخر میں کبھی بھی کوئی جملہ مائی سیلف جیسے ضمیر سے شروع نہ کریں. آج ہم نے پروناؤنس کے باریک لیکن بہت اہم فرق کو سمجھا ہے. لیکن گرامر کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا. کیا آپ اپنے جملوں کو مزید رنگین اور وضاحتی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اگلے تجزیے میں ہم ایڈجیکٹیوز یعنی صفت کی دنیا کو کھوجیں گے. تب تک ان اصولوں کی مشق کرتے رہیں. ہم جلد ملیں گے.